नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मीणा एमजे क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th की गणित विषय का एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जिसका नाम है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका बेसिक मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें और इसके बाद में इस वीडियो पर आए। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और इसका जो पहला सवाल है 5.1 जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला सवाल मेरे सामने इस एक नो कह सकते हैं एक पीडीएफ फाइल है, उसका मैंने फोटोकॉपी निकाल रखा है ताकि मुझे प्रश्न देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो वहां से मैं पढ़ रहा हूं कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची होती है वो एपी है और क्यों। मतलब कुछ परिस्थितियां हमें दी गई है और उन स्थितियों में हमें ये बताना है कि कौन सी स्थिति एपी श्रेणी में आती है, और अगर आती है तो उसका बेसिक कारण क्या है। तो हम सभी ये जानते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या होती है कि निश्चित राशियों का एक अनुक्रम होता है, एक सीक्वेंस में कुछ राशियां लिखी होती है जिनमें जो समान डिफरेंस होगा तो वे श्रेणियां क्या कहलाती है, समानांतर श्रेणी। अब डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम चेक करेंगे जो सूचियां हमें दी गई है। पहली सूची है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है, कि कोई टैक्सी है जिसका जो किराया है वो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो इस सूचना से आप कोई श्रेणी का निर्माण कीजिए और वो सूचना से अगर कोई श्रेणी बनती है तो उसका कारण क्या है, वो एपी है या नहीं, हमें ये बताना है। यहाँ पढ़ाने से पहले कुछ चीजें जो मैंने बेसिक में आपको पढ़ा दी, एक बार यहाँ हल्का से उसके बारे में और बता देता हूँ। यहाँ ए का मतलब होता है प्रथम पद, A2 का मतलब दूसरा पद। इसी प्रकार से अगर हम सिक्वेंस में चलेंगे तो A3 का मतलब हो गया तीसरा पद, A4 का मतलब हो गया चौथा पद और A5 का मतलब हो गया पांचवा पद। D सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो हम पिछली वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस करके निकालते हैं। अभी हम क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से इसके बारे में जान लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ए पद निकालना हो तो ए में जीरो के साथ डी जोड़ दे। मतलब यहाँ पे डी होता नहीं है लेकिन हमने समझाने के लिए रख रखा है कि जीरो डी है। अगला पद हम निकालेंगे तो ए प्लस डी करेंगे, A3 निकालेंगे तो ए प्लस टू डी, A4 निकालेंगे तो ए प्लस थ्री डी। इसी प्रकार से अगर आपको किसी श्रेणी का पांचवा पद निकालना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे ए प्लस फोर डी, या अगर हमें छठा पद निकालना हो तो उसके लिए लिखेंगे हम ए प्लस फाइव डी। अगर मान लीजिए आपको 12वां पद निकालना है तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 प्लस 11 डी। यानी हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई सा भी पद अगर हमें निकालना हो तो उस पद में से डी में एक कम, मतलब जैसे 12वां पद हमने निकाला तो एक कम उसका कितना हो गया, 11वां। और अगर छठा पद निकाला तो उसका एक कम कितना हो गया, 5। पांचवा निकाला तो उसका एक कम कितना हो गया, 4D। 4D जोड़ दें और इससे हमारा अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के मतलब जैसे कि 1 किलोमीटर के बाद में अगर वो टैक्सी चलती है तो उस पर कितना किराया बढ़ जाता है, 8 रुपए। यानी चूंकि इसी प्रकार से दूसरे किलोमीटर पे 15 प्लस 8 यानी हमारा कितना बढ़ने वाला है, 23 रुपए। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे किलोमीटर पे चलेंगे तो 15 प्लस 8 तो हमारा कितना हो जाएगा, 31। और अगर चौथे किलोमीटर के लिए चले तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 39, यानी 39 रुपए। इस प्रकार की हमारे पास में एक श्रेणी बनती है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे एक श्रेणी बनी 15, 23, 31, 39, और ये श्रेणी इस प्रकार से आगे चलती है। अब हमें ये बताना है कि ये श्रेणी एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसका प्रथम पद जो है वो हमारे पास ए है, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 और इसका A4, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो समानांतर श्रेणी के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या सारे एपीओ के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो डी है वो समान है या नहीं है। तो डी निकालने के लिए पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करते हैं। तो हम करेंगे कि A2 माइनस A1। इसी प्रकार से अब अगर आप डी और निकालना चाहो तो हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3।
अब आप यहाँ देखिए A2 का मान हमारे पास कितना है 23 और A1 का मान कितना है 15। अगर 23 में से 15 की बाकी निकालें तो हमारे पास कितने बचते हैं 8। उसी प्रकार से A3 जो पद है हमारा वो कितना है 31 और A2 का जो पद है वो हमारा कितना है 23। तो हम इसमें से बाकी निकालेंगे तो 8। इसी प्रकार से A4 हमारा कितना है 39 और A3 हमारा कितना है 31। तो इसमें से अगर आप बाकी निकालें तो 8। सारी श्रेणी में आप देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है एकदम से समान है। और अगर किसी भी श्रेणी में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान होता है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है एपी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आप इस सवाल को उतार सकते हैं। आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा कह रहा है हमसे कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कि कोई बेलन है हमारे पास, इस प्रकार का हमारे पास एक बेलन है और इस बेलन में कोई हवा का आयतन है जो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन उसका 1/4 भाग हर बार वहां पर कोई पाइप लगा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप है लगा हुआ है, वो पाइप बाहर निकाल देता है। तो इस सूचना से हमें किसी एपी का निर्माण करना है। तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि उस बेलन में जो हवा का आयतन है वो 100 है। माना कि बेलन में हवा का आयतन आयतन 100 है। मान लेते हैं कि बेलन में हवा का आयतन कितना है 100, यानी E हमारा कितना हो जाएगा 100। अगली बार में वो कह रहा है कि हर बार जैसे आप दोबारा उसको जब आप सिरे माना कि बेलन में हवा का आयतन कितना है 100, यानी E हमारा कितना हो जाएगा 100। अगला पद निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि इस हवा के आयतन में से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अर्थात अगर हवा 100 है तो उसमें से 1/4 तो हम निकालेंगे तो यानी 25% भाग बाहर निकल जाता है। यानी 100 में से आप निकालें 25 तो कितना रह जाता है 75। यानी अगला जो हमारा पद आएगा वो कितने पे आएगा 75 पे, यानी इसको हम कह सकते हैं A2। अगर हमें A3 निकालना हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 100 में से 25 यहाँ पर आयतन चल रहा है, मतलब वो समझते हैं कि यहाँ पर पहले और दूसरे में जो D होता है उसका डिफरेंस 25 है, तो अगली वाली सीरीज में भी 25 होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली बार क्या होगा कि हवा का जो आयतन है शेष हवा में से वो निकाल रहा है, तो अब यहाँ पर जो हवा का आयतन बचा वो कितना रह गया 75, और 75 का 1/4 भाग हम निकालेंगे तो वो रहेगा 75/4। यानी अगला पद हमारा जो होगा वो किस पे निकलेगा 75/4 पे। तो अगर A3 अगर हमें निकालना हो तो पहले A लिखेंगे प्लस उसके बाद में हम लिखते हैं 2D। डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो उसके ऊपर हम ये क्वेश्चन इस प्रकार से इसको करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कोई कुआं हम खोद रहे हैं और उसमें जो लागत है वो कितनी है कि प्रत्येक प्रथम मीटर की खुदाई पर, यानी 1 मीटर की जब हम खुदाई करते हैं किसी कुएं की तो कितना है 150 रुपए। ठीक है, और अगले मीटर की अगर हम खुदाई करेंगे तो इसमें 50 रुपए अतिरिक्त लगा देंगे। मतलब अगर सेकंड मीटर की हम खुदाई करें तो 150 प्लस उसमें 50 रुपए अतिरिक्त हमारा जो हो जाएगा वो कितना रुपए लगेगा 200। इसी प्रकार से आगे बढ़ता है 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150, पहले 50 फिर 50 तो हमारा कितना हो जाएगा 250। और चौथे मीटर की खुदाई अगर हम करेंगे तो 50 50 प्लस प्लस 50 50 और कितना हो जाएगा 300 यानी कि 300। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 150 200 250 300 हमारे पास एक प्रकार की एपी बन रही है 150 200 250 और 300। अब इस सवाल को हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, और एपी चेक करने के लिए हम अंतर चेक करते हैं कि सार्वंतर कितना है। अगर सभी पदों में डी यानी सार्वंतर समान है तो एक प्रकार से एपी है।
चेक करते हैं डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास कितना है 200, A का मान कितना है हमारे पास 150, A3 का मान 250 और A4 का मान है 300। तो हम निकालते हैं A2 का मान 200 प्लस A1 का मान कितना हो गया 150, 200 में से 150 की बाकी हमने निकाली तो कितना बचता है 50। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 250 और A2 का मान कितना है 200, तो 250 में से 200 की बाकी तो आंसर कितना आएगा 50। इसी प्रकार से D बराबर A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद की बाकी 300 में से 250, 300 में से 250 तो हमारे पास कितने बचते हैं 50। यहाँ पर सार्वंतर समान है और अगर किसी भी एपी में सार्वंतर सभी पदों में समान रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से एपी है। तो हम कहेंगे यह एक एपी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम करते हैं सवाल नंबर 4। इसी का जो काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो उस सवाल पे हम आते हैं। उससे पहले इसे रफ करना होगा तो मैं रफ कर देता हूं। अगला सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन होता है, बात करते हैं मिश्रधन क्या होता है। तो जो किसी से हम ब्याज पे पैसे उधार लेते हैं और फिर उसको मूल राशि प्लस जो हम ब्याज देते हैं, उन दोनों का जो योग होता है उस चीज को हम बोलते हैं मिश्रधन। यानी हम कह सकते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन, जो मूल राशि हमने ली है और उसमें हमने ब्याज ऐड कर दिया है, तो वो राशि हमारी क्या कहलाती है मिश्रधन। यहां हमसे पूछा गया है कि जबकि वार्षिक की दर चक्रवर्ती ब्याज पे जमा की जाती है। अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दो प्रकार के ब्याज होते हैं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है SI, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम, यानी मूलधन दर इंटू समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज जिसको हम कहते हैं CI, और CI निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और टाइम जो होती है वो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर होती है। ठीक है, इस प्रकार से माइनस प्रिंसिपल इसके अंदर से हम करते हैं तो हम निकाल सकते हैं CI। यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा गया उसमें चक्रवर्ती ब्याज है, तो हम चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला निकालकर एपी के जो भी ब्याज है वो ब्याज निकालेंगे। अगर ब्याज समान है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एपी है, और अगर ब्याज समान नहीं है तो वो एपी नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि चक्रवर्ती ब्याज में कभी भी ब्याज समान नहीं आएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज में जब भी आपको सवाल मिले तो आप तुरंत लिख दे कि यह एपी नहीं है। साधारण ब्याज आए तब बात अलग है। साधारण ब्याज में तो हो सकता है कि जो ब्याज होगा वो समान होगा, साधारण ब्याज में एपी बनता है और चक्रवर्ती ब्याज में एपी नहीं बनता है। तो हम इस सवाल को करके देखते हैं क्या यहाँ पर एपी बन रहा है। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर एपी नहीं बनता है। गया है जो हमारी मूल राशि है, मतलब मूलधन जो है हमारा वो 10,000 रुपए, इंटरेस्ट मतलब रेट हमें दी गई है 8%, और इस पे हमें CI निकालना है। तो CI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, समय यहाँ पर स्क्वायर में होती है और माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 10,000 रुपए इंटू 1 प्लस R कितनी है 8, 100 100 माइनस टाइम, प्रत्येक वर्ग के लिए साल दे साल पूछ रहा है तो एक साल हम लगा लेंगे और प्रिंसिपल यहां पर हम निकालेंगे। हमने देखा कि 10,000 और ये 1 प्लस 8 हो जाता है 108 बटे 100, एक ही बार है, और माइनस 10,000 हम कर देते, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 100 इंटू 108 माइनस 10,000 जब हम करेंगे तो ये हो जाती है मूल राशि 10,800 माइनस 10,000, अर्थात यहां पर हमें जो ब्याज प्राप्त होगा पहले साल के लिए वो कितना होगा, पहले साल के लिए हमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा 800। अब जो हमारा प्रिंसिपल था वो क्या हो जाएगा चेंज, यानी ये जो ब्याज है वो साल में जुड़ जाता है, तो अगली बार में हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 10,800, और इस पर रेट हमारी कितनी रहेगी 8%।
प्रिंसिपल अगर हम निकालें तो प्रिंसिपल 1 प्लस 8/100 समय, और हम निकालते हैं प्रिंसिपल, ये CI। ठीक है, तो प्रिंसिपल 10,000 प्लस 108, सॉरी 10,800 हमारा हो जाएगा, और अपॉन में 100 माइनस 10,000, तो 20 से 20, 108 गुणा 108 हम करेंगे, एक बार करके देख लेते हैं। 108 गुणा 108, हमने यहाँ पे गुना किया है कि 108 और 108 कितना होता है, 11,664। तो यानी हमारा यहाँ हो जाएगा 11,664, ये तो इसी के साथ चल ही रहा है, माइनस 10,000, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 1,664। यानी अगला जो पद होगा हमारा कितना हो जाएगा, अगला जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा, 1,664। आप देख पा रहे हैं कि पहले और जो दूसरा पद है उन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो अलग अलग हमारे पास आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं, हालांकि पहले दूसरे से हम निकाल नहीं सकते लेकिन तीसरे से हम निकाल सकते हैं, तो तीसरी बार और करके देख लेते हैं। अब ब्याज की राशि में हमारा जो ब्याज है 1,664 और जुड़ जाएगा, तो अगला जो हमारा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 10,800 प्लस 1,164। इसको जब हम करेंगे तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 4, 6, 9 और 1, 11,964 रुपए। और 11,964 पर जब हम ब्याज निकालेंगे तो वो ब्याज अलग आएगा, जिसमें इस राशि का और उस राशि का डिफरेंस क्या होगा, समान नहीं होगा। और हम जानते हैं कि अगर डिफरेंस समान नहीं है तो वो एपी नहीं है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए तो वो एपी में नहीं होगा, केवल साधारण ब्याज में वो एपी हो सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगला जो सवाल है वो है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद व सारवंतर निम्नलिखित है। तो वो जो प्रश्न है उसको मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया है आपके सामने कि हमारे पास ऐसे 5 क्वेश्चन है जिसमें ए और डी दिया हुआ है और हमें इस श्रेणी के अगले 4 पद निकालने हैं। तो 4 पद निकालने से के लिए हम क्या सूत्र उपयोग में लेते हैं कि अगर हमें जैसे पहला पद निकालना हो तो उसको हम लिखते हैं a प्लस 0d, और अगर दूसरा पद निकालना हो तो हम लिखते हैं a प्लस 1 प्लस डी, अगर तीसरा पद निकालना हो तो हम लिखते हैं 1 प्लस 2d, और अगर चौथा पद निकालना हो तो हम लिखते हैं a प्लस 3d। तो बारी बारी से हम सभी के निकाल लेते हैं। नंबर 1 तो हम निकालते हैं कि a बराबर उसने दिया हुआ है पहले ही 10, a2 निकालने के लिए हमारे पास होता है a प्लस डी, अर्थात a का मान 10 और d का मान भी 10, तो अगला पद हमारा कितना हो गया, 20। इसी प्रकार से a3 पद हमें निकालना हो तो a प्लस हम लिखेंगे 2d, यहाँ पे a का मान 10 प्लस 2 की जगह 2 और d का मान 10, अर्थात 10 प्लस 2 गुना 10 करेंगे तो 20, अर्थात हो जाएगा 30। और चौथा पद हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 3d, अर्थात 10 प्लस 3 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 और ये 40। इस प्रकार से हमारा एक सवाल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2, जिसमें a बराबर 4 है और d बराबर कितना है, 0। यहाँ पे कुछ बच्चे d देखकर 0 d बराबर 0 देखकर घबरा जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सार्वंतर कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, 0 हो सकती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसा कि मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था। तो हम करते हैं कि इसका a जो पहला पद होगा वो तो कितना हो जाएगा, 4। अगर सेकंड पद हमें निकालना हो तो a प्लस डी, अर्थात a का मान 4 और d का मान कितना, 0, तो अगला पद हमारा कितना आ जाएगा, 4। अगला पद निकालना हो a3 बराबर तो a प्लस 2d, यहाँ पे a का मान 4, 2 की जगह 2 और d का मान कितना, 0, तो अब 4 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो अगला पद भी कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से a4 अगर हमें निकालना हो तो a प्लस 3d, यानी a का मान 4, 3 की जगह 3, d का मान कितना, 0, अर्थात 4 प्लस 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0, चौथा पद। तो इस प्रकार से इस श्रेणी के 3 पद हमारे पास क्या हो गए, 4, 4 और 4। वैसे पहली श्रेणी के 4 पद हमारे पास कौन कौन से हो गए, 10, 20, 30 और
40। क्लियर। अगला सवाल हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि सवाल नंबर जो 3 है उसमें ए का मान जो हमारा दिया हुआ है माइनस का 1 है और डी का मान है 1/2। सॉरी, केवल 1/2 है। तो अगर दूसरा पद निकालना हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस डी, अर्थात माइनस का 1 प्लस 1/2। लघुत्तम लेंगे यहाँ पर 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में देंगे, इससे गुना करेंगे माइनस के 2 प्लस 2 का 2 भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को गुना 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अगर हमें तीसरा पद इसका निकालना हो तो हम लिखेंगे a प्लस, अगर हम जैसे इसको चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a3 पद हमने कैसे निकाला होगा, a2 प्लस डी एक तरीके से। तो दूसरा जो पद है वो हमारा कितना है, माइनस का 1, और अब इसमें डी जोड़ देते हैं, डी हमारा कितना है 1/2। अर्थात आप देखेंगे एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो अगला पद कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से a4 भी हम निकाल लेते हैं कि a3 पद आएगा और यहाँ पे क्या आएगा d। तो a3 का मान कितना 0 और हमारा जो d है वो तो 1/2 चल ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चे आप समझ पा रहे हैं। अब इसका आखिरी सवाल जो नंबर 4 है और नंबर 5 वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। यानी हमें प्रश्न नंबर 3 में कुछ एपी समानांतर श्रेणियां दी गई है जिनका प्रथम पद और केवल डी हमें बताना है। प्रथम पद हम सभी जानते हैं कि कोई भी समानांतर श्रेणी जब सीक्वेंस में लिखी होती है तो उसके आगे वाला जो पद होता है वही उसका क्या होता है, प्रथम पद। क्लियर। तो हम इस सवाल को करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ एपी दी गई है जिसका हमें प्रथम पद और केवल क्या बताना है, डी। तो प्रथम पद बताना तो आसान है कि किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद a मतलब कितना हो जाएगा 3, और d कैसे निकालते हैं, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस कर दो, यानी पीछे वाली संख्या में से अगर d निकालना हो तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1। देखिए a2 का मान कितना है 1 और a1 का मान कितना है 3, तो हम बाकी निकाल देंगे कि 1 में से -3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2। यानी अगला जो हमारा सारवंतर होगा वो कितना होगा -2। अगला आप बताइए कि प्रथम पद कितना हो जाएगा -5। ठीक है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। तो प्रथम पद तो कितना हो जाएगा -5। डी कैसे निकालेंगे, पीछे वाली संख्या में से, चाहे अब a2 माइनस a1 कर ले या a3 माइनस क्या कर ले a2। हम यहाँ a3 माइनस a2 वाला करते हैं, तो 3 में से हमें किसकी बाकी निकालनी होगी -1। तो कैसे निकालेंगे, a3 माइनस क्या कर देंगे a2। a3 का मान हमारे पास कितना है 3 और माइनस a2 का मान कितना है -2। तो आप देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। इसका सारवंतर कितना होगा 5। सवाल नंबर देखते हैं थर्ड। आप बताइए सारवंतर कितना होगा, प्रथम पद कितना होगा 1/3। तो प्रथम पद तो कितना हो गया 1/3। डी कैसे निकाल लेंगे, डी निकालना बहुत आसान है, या तो आप लिख दे a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस आप a3 का जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। तो यहां मैं कर रहा हूं a2 माइनस a1 से, तो आप देखिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 5/3 माइनस a1 का मान कितना है 1/3। जब हर क्लास में मैंने बताया कि जब हर समान होता है तो उसका लघुत्तम भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हर समान है तो लघुत्तम कितना हो गया 3, और अगर लघुत्तम समान है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज ऐसे कैसे ही लिखी जाती। तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4, 4/3। और तो अगली पीढ़ी का यानी अगली जो हमारी समानांतर श्रेणी है उसका अंतर कितना होगा 4/3। आखिरी सवाल हमारा नंबर 4 वो यहां हम कर लेते हैं। प्रथम पद कितना हो गया a बराबर 0.6। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो हम कर लेते हैं a2 माइनस a1। आप देखें डी बराबर हमने लिखा 1.7 माइनस 0.6, इसकी हम बाकी निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये मान लीजिए 17 है और यहाँ से 0.6 आप बाकी निकाल दें, तो यहाँ से 1 और यहाँ 1,
तो मतलब हमारे पास जो डी आ जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 1.1। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपने ये सवाल बहुत अच्छे से सीखा होगा। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें और सीखें, जरूर आपको आएगा। अब इस प्रश्नावली का हमारा आखिरी सवाल है जो है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद। जो हमने बेसिकली सारवंतर निकालना, 3 पद हमने कैसे निकाले और एपी बताने का क्या तरीका। अगर मान लीजिए सारी संख्याओं में सारी जो भी संख्याएं हमें दी गई है उन संख्याओं के अंदर अगर सारवंतर समान हो तो हम ये कह देंगे कि वो एपी। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। और अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। यदि कोई एपी है तो इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। मतलब हमें कुछ राशियां दी गई है और हमें चेक करके बताना है कि वो एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो उसका सारवंतर, साथ ही साथ उसके 3 पद भी हमको निकालने हैं। इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आप खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जो इंपॉर्टेंट और कठिन सवाल है वो मैं बता देता हूं। सवाल नंबर 1 पर हम आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि इस प्रकार की हमारे पास 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, एक राशि दी गई है। अब आप ये बताइए कि ये राशि जो है वो एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो इसका सारवंतर क्या होगा, और इसके अगले 3 पद हम लिखेंगे। तो आप देखें कि हमारा ये ए हो गया, ये A2, ये A3 और ये हो गया A4। हम सारवंतर निकालते हैं तो हमने चेक किया A2 माइनस A1। यहां हम देख रहे हैं कि 4 माइनस 2 बराबर कितना आ सकता है 2। अगला हम निकाल रहे हैं A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4। इन दोनों राशियों के अंदर सारवंतर समान नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं कि एपी नहीं है, और अगर एपी नहीं है तो 3 पद भी हम नहीं निकाल सकते। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि 2 है, 5/2 है, उसके साथ साथ 3 है और 7/2 है। आप इसे भी चेक करके बताइए कि एपी है या नहीं है। तो वही फॉर्मूला डी हम चेक करते हैं। डी चेक करने के लिए A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास 5/2 है, तो हम लिखेंगे 5/2 माइनस A1 का मान कितना है हमारे पास 2। यहाँ पर सिंगल राशि है तो 1 मान लेते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 2। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, 1 को 5 से गुना किया तो 5, माइनस की जगह माइनस। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो हमारा आ जाएगा 1/2। सारवंतर हमारा कितना है 1/2। आगे चेक करते हैं कि D बराबर हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान हमारे पास कितना है 3, माइनस A2 का मान कितना है 5/2। आप देखेंगे तो वही लघुत्तम 2 लेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, 2 को 3 से गुना किया तो 6, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 5 से गुना किया तो 5, तो हमारा आ रहा है 1/2। मतलब इसमें सारवंतर समान है, अर्थात ये क्या होगी एक प्रकार से एपी। और अगर एपी है तो हमें इसके 3 पद और निकालने। तो आप देख पा रहे हैं कि ए है, A2 है, A3 है, A4 है। हम निकालेंगे A5, A6 और A7। A5, A6 और A7। A5 निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार A6 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, और A7 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। तो आप देखेंगे A का मान हमारे पास कितना है 2, तो हम लगा लेंगे 2 प्लस 4 की जगह 4, और D का मान कितना है 1/2। तो ये इससे कैंसिल 2 बार, तो 2 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अगला जो पद होगा हमारे पास कितना होगा 4। ठीक है। इसी प्रकार से 5वां पद हम निकालेंगे और छठा पद हम निकालेंगे। तो छठे पद के लिए हम क्या लिखेंगे, A का मान 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस 5 की जगह 5, और D का मान हमारे पास कितना है 1/2। यहां पर अब संख्याएं कट नहीं रही है, तो 2 प्लस 5 को 1 से गुना किया तो 5, 2 और 5 को जोड़े तो अगला जो हमारा पद है वो कितना आ जाएगा 7/2। इसी प्रकार से 7वां पद हम निकालते हैं। A का मान 2 प्लस 6 की जगह 6, D का मान 1/2। आप देखेंगे कि ये कट पा रहा है 3 से, 3 को गुणा 1 से किया तो 3, यानी 2 प्लस 3 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 5।
तो इस श्रेणी के जो अगले 3 पद होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4, 7/2 और 5। ठीक है प्यारे बच्चों, कर पाएंगे आप? तो 2 सवाल मैंने करवा दिए हैं। अब इसके 2 सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो आगे के सवाल हैं वो आप खुद करें। इसके बाद हम आते हैं अंडरवुड वाले सवाल नंबर 5। आइए बच्चों, इसका सवाल नंबर हम 5 करते हैं, जो कि अंडरवुड में है। तो अंडरवुड देखकर आपको घबराना नहीं है, और वैसे ही जैसे हम सेम पैटर्न से करते आ रहे हैं वैसे ही हम करते हैं कि सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी निकालने का क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा कितना है? ये एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, a2, a1, a3 और a4। a2 का माइनस a1 कर देते हैं। a2 का मान कितना है? 3 प्लस अंडरवुड 2, और a1 का मान कितना? 3। इसको करते हैं तो देखो माइनस और प्लस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? अंडरवुड 2। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि a3 माइनस a2, a3 ये रहा हमारा 3 प्लस 2 अंडरवुड 2 माइनस a2 हमारा है 3√2। तो माइनस और प्लस तो आपस में कट जाएंगे, और आप यहां देखिए प्यारे बच्चों कि 2 अंडरवुड है, उसके आगे कितना लगा हुआ है? 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, मतलब हमारे पास अंडरवुड कितनी बार है? 1 बार। और यहाँ पर अंडरवुड 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार अंडरवुड 2 में से एक अंडरवुड चला गया, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? अंडरवुड 2। इसी प्रकार से एक बार और देख लेते हैं कि a4 माइनस हम कर सकते हैं a3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस तीसरा वाला 3 प्लस 2√2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माइनस और प्लस तो कैंसिल आउट। अब की बार हमारे पास अंडरवुड कितनी बार है? 3 बार। और यहाँ अंडरवुड कितनी बार है? 2 बार। मतलब अंडरवुड हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडरवुड 2, अंडरवुड 2 और अंडरवुड 2 है, और इधर है अंडरवुड 2 और अंडरवुड 2। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? अंडरवुड 2। इसमें सारे पद जो है, मतलब जो भी सार्वंतर है वो समान है, अतः ये एपी है। तो इसके अगले पद हमें और बताने हैं, वो हम कैसे बताएंगे कि वही 5वां पद हमें निकालना है, 6ठा निकालना है, और कौन सा निकालना है? 7वां। तो 5वें पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। 6ठे पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d। और 7वें पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d। तो हम इसको करते हैं। a का मान आप जान पा रहे हो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3। तो हमने लिख दिया 3 प्लस 4 की जगह 4, और d की जगह हम लिखेंगे वो कितना आया हमारा? अंडरवुड 2। तो अगर हम इसको करें a5, तो 3 प्लस 4 हमारे पास अंडरवुड 2, यानी 5वां पद हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा 3 प्लस 4 अंडरवुड 2। इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।